हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें जो भी कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आता है उस सारा कुछ यही ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ाया जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपके अंदर सपोज मान लिया जाए कि आपके पेरेंट्स में कोई एक बहुत हाइट में है, यानी उनकी हाइट ज़्यादा है और एक की कम है, और आपके पास हाइट ज़्यादा आती है, तो इसी में हम पढ़ेंगे कि मतलब ऐसे कैसे हो जा रहा है। अगर किसी का मम्मी गोर है तो उनका बच्चा भी गोर हो जाता है। तो सब कुछ हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन जानते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस in which deals about the heredity and variation. Heredity and variation. ये है जेनेटिक्स, विच डिटेल्स अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दोस्तों, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि हेरिडिटी कहते हैं हम किसको और वेरिएशन कहते हैं किसको। तो वेरिएशन की तो सिंपल सा बता देते हैं कि आपके अंदर अगर कोई वेरिएशन आ रहा है, सपोज ऐसे समझिए कि आपके दादाजी 35 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट करते थे और आपके फादर के बाद आप 45 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का वेरिएशन है। तो कहता है कि ये सारे कुछ हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते किसको है? तो हेरिडिटी के बारे में बोला जाता है कि हमारे पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, हम वही उसी को हेरिडिटी बोलते हैं या इनहेरिटेंस बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इसको ट्रेट बोलते हैं हम साइंस के भाषा में। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। To their offspring, that is called heredity. अब तो हम बेसिक समझ गए कि जेनेटिक्स कहते किसको है और जेनेटिक्स के मतलब होता क्या है। अब एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, जॉर्ज जोहान मेंडल, जिनको कॉमनली मेंडल ही बोलता है लोग। वो व्यक्ति जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसके बेसिस पर फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं। मेंडल के बारे में यह बताया जाता है क्योंकि मेंडल एक प्रोफेसर थे जो कि मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रून में। यूनिवर्सिटी ब्रून आज के डेट में चेक रिपब्लिक नाम का एक यूरोप में देश है, वहीं पड़ता है आज के डेट में। और वही मेंडल जो थे वो मॉन्क थे एक चर्च में। तो चर्च का आपको पता है कि कोई भी चर्च वगैरह होता है उसका अपना फार्मिंग लैंड होता है और बहुत कुछ होता है। तो वैसे ही उसका भी फार्मिंग लैंड था। तो मेंडल की जब लीजर पीरियड मिलता था, यानी मेंडल जब खाली समय में होते थे, तो मेंडल
कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो उसमें से एक प्लांट को इन्होंने चूज किया जिसका नाम था पी प्लांट, जिसको बायोलॉजी के भाषा में पाइसम सैटिवम बोलते हैं। अब मेंडल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन किया, तो उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाले ही होंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो कुछ ना कुछ उसको दिखता है, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो एक वहां की रीजनल अखबार था जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून, जिसमें इन्होंने अपना कंक्लूजन जो भी फाइंड किया था उसमें छपवाया। लेकिन छपवाने के बाद मेंडल रातों रात फेमस नहीं हुए। मेंडल का जो कंक्लूजन था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और मेंडल बेचारे 1886 में इनका डेथ हो जाता है। इनका जर्नल कब छपा? 1864 या 1865, मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास की बात है, और इनकी डेथ हो जाती है 1886 में, यानी लगभग 1-2 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत दिन तक इनका कंक्लूजन दबा रहा, इन पर कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि 1900 में, इन 1900 मेंडल फिर से जिंदा हो गए। मेंडल फिर से जिंदा हो गए, कहने का मतलब मेंडल का जो भी फाइंडिंग था वो फिर से जिंदा होने लगा। लोगों ने उसको संज्ञान में लिया और लोगों ने कहा कि हाँ, अगर मेंडल कुछ किए हैं तो इस पर हम लोग को भी आगे सोचना चाहिए। तो वैसे ही 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवरेज और टी स्केरमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं कंक्लूजन तक पहुंचे। मेंडल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे थे, ये तीनों साइंटिस्ट कंक्लूजन तक पहुंचे। उसके बाद मेंडल के जो भी फाइंडिंग्स था उसको आगे बढ़ाया और कंक्लूजन तक ले गया, जिसमें ये 3 साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ की ये लोग रहने वाले हैं। कार्ल कॉरेंस जर्मन के थे, ह्यूगो डेवराइज डच के थे, और टी स्केरमार्क ऑस्ट्रियन थे। इनको नाम को याद रखने की एक आसान तरीका है, आप लोग चैट करते ही होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो चैट नहीं पढ़ के चट पढ़ लीजिए, CHT, चट। चट से आपको नाम याद रहेगा, C फॉर कार्ल कॉरेंस, H फॉर ह्यूगो डेवराइज और T फॉर टी स्केरमार्क। आसानी तरीका से याद हो जाएगा। दोस्तों, मेंडल जब पाइसम सैटिवम पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पाइसम सैटिवम के 7 कैरेक्टर को उठाया, और 7 कैरेक्टर इन द सेंस कि सीड, तो उसका शेप या कलर। आपको पता है कि शेप में भी हो सकता है कि या तो राउंड हो, नहीं तो रिंकल हो। इस प्रकार से एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा था। अगर हाइट की बात किया जाए तो या तो टॉल हो, नहीं तो ड्वार्फ हो। उसी प्रकार से 7 गो कैरेक्टर उठाए मेंडल ने, और उसी को बोला गया बाद में जाके 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा है। एक लंबा है यानी एक टॉल है, एक नाटा है जिसको ड्वार्फ बोला गया। तो आप देखिए कि आपको आसानी तरीका से याद करने में आसान होगी कि सबसे पहले अगर किसी भी प्लांट को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले सीड चाहिए। तो सबसे पहले हम सीड ले लिए, तो मेंडल ने सीड का शेप और सीड का कलर को ऑब्जर्व किया। तो शेप, अगर सीड की शेप की बात किया जाए तो इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर था राउंड, और रिसेसिव रिंकल था। आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने कौन सा 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को चूज किया था ड्यूरिंग हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑन द पाइसम सैटिवम। अब कलर की बात किया जाए तो कलर का जो डोमिनेंट था वो येलो था, और जो रिसेसिव था वो ग्रीन था। अब आसानी से इसको देखिएगा। सबसे पहले प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए सीड चाहिए, तो सबसे पहले हम सीड उठा लिए। आप अगर किसी बुक में देखिएगा 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो कैसे भी दे देगा, लेकिन आपको एक हम सीरीज में दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो।
बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। तो सबसे पहले प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए सीड चाहिए, तो मैंने सीड को उठा लिया। अब सीड में दो जो कैरेक्टर था, एक सीड का शेप लिया गया था और सीड का कलर लिया गया था। तो सीड का शेप पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो राउंड था, और जो रिसेसिव था वो रिंकल था, यानी सिकुड़ा हुआ। कलर का जो डोमिनेंट था वो येलो था और रिसेसिव जो था वो ग्रीन था। अब जब सीड जर्मिनेट करेगा तो स्टेम निकलेगा ना, तो जब स्टेम निकलेगा तो लेंथ का स्टेम लिया गया। तो लेंथ का स्टेम में जो डोमिनेंट था वो टॉल था। स्टेम लंबा होगा कि डांटा होगा, और जो ड्वार्फ था, रिसेसिव जो था वो ड्वार्फ हो गया। अब जब स्टेम हो गया प्लांट में, तो आपको पता है कि सीड से जर्मिनेट होकर स्टेम आ गया। अब स्टेम के बाद फ्लावर तो लगेगा, स्टेम पर फ्लावर तो लगेगा ना प्लांट में। तो अब फ्लावर को जो कैरेक्टर उठाया मेंडल ने, इसका भी दो कैरेक्टर उठाया कि जो प्लांट पर फ्लावर लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, और कलर, फ्लावर का कलर कौन सा है, कौन सा कलर जो है वो डोमिनेंट होगा, कौन सा कलर है जो कि रिसेसिव होगा। तो फ्लावर का पोजीशन जो कि डोमिनेंट कंडीशन में आता था वो एक्सियल था। अगर फ्लावर ऊपर है तो उस कंडीशन को डोमिनेंट बोला गया, और फ्लावर अगर नीचे है, टर्मिनल है, तो रिसेसिव कंडीशन में आ गया। अब देखिए फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल लिया गया डोमिनेंट कंडीशन में, और फ्लावर का जो कलर है डोमिनेंट कंडीशन में पर्पल था और रिसेसिव कंडीशन में व्हाइट था। अब फ्लावर लग गया तो फ्रूट भी आएगा ना, तो वही पॉड है, फ्रूट, जिसको हिंदी में फली भी बोल सकते हैं। अब पॉड का शेप कैसा था डोमिनेंट कंडीशन में, और शेप कैसा था रिसेसिव कंडीशन में। अगेन कलर कैसा था डोमिनेंट कंडीशन में, और कलर कैसा था रिसेसिव कंडीशन में। कलर दो है, एक पॉड का कलर है, एक फ्लावर का कलर है, और एक सीड का कलर है। कलर तीन है। आपको कभी कभी क्वेश्चन उठ सकता है कि सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में मेंडल ने कलर का कितना पेयर को लिया था। 7 पेयर में 3 पेयर सिर्फ कलर था, एक सीड का कलर था, दूसरा फ्लावर के कलर था, और तीसरा पॉट के कलर था। तो अगेन हम पॉट के शेप पर आते हैं। जो पॉट का शेप जो कि डोमिनेंट कंडीशन में था वो था इनफ्लेटेड, यानी फूला हुआ, और जो रिसेसिव कंडीशन में था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड था। कॉन्स्ट्रिक्टेड था। अब पॉड का जो कलर था जो कि डोमिनेंट कंडीशन में कैसा था, डोमिनेंट कंडीशन में ग्रीन था, और पॉड का जो रेसेसिव कंडीशन में कलर था वो येलो था। पॉड का कलर जो है वो डोमिनेंट ग्रीन है और रेसेसिव येलो है, लेकिन आप सीड का कलर देखिएगा तो डोमिनेंट येलो हो जाएगा और रेसेसिव ग्रीन हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन इसमें होने की बहुत चांसेस है। दोस्तों अब कुछ नए टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो आगे चल के आएगा, उसमें आपको पता होना चाहिए पहले से होमोजाइगस किसको कहते हैं, हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं, फेनोटाइप किसको बोलते हैं, जेनोटाइप किसको बोलते हैं, जीन किसको बोलते हैं, अलील किसको बोलते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से आगे जो मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, चाहे मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, आपको आसानी से पता लगेगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीन कहते किसको है। आप लोगों ने सुना होगा कि अरे जीन कहते किसको है, जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो जीन के कारण ही होता है,
जीन ही जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो सबसे पहले जीन के बारे में समझते हैं। कहता है कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। कहता है कि डीएनए का एक सेगमेंट होता है। जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़िएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में तो वहां पर डीएनए विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ यही समझिए कि डीएनए जो है, जो कि हमारे न्यूक्लियस में होता है, उसका एक सेगमेंट होता है जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में। सपोज कोई ज्यादा गोरा है, कोई ज्यादा काला है, कोई ज्यादा लंबा है, कोई ज्यादा नाटा है, ये सब कैरेक्टर हैं। ये सब को एक्सप्रेस करवाने का काम जीन का है। जिस कैरेक्टर के लिए जीन जैसा होगा, सपोज हाइट के लिए अगर जीन टॉल होगा, डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो टॉल हो जाएगा, रेसेसिव कंडीशन में हो जाएगा तो डॉर्फ। अलील कहते किसको है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। सपोज सेम जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरेक्टर के लिए। जीन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? अब कहता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। सेम जीन कहने का मतलब है कि अगर हाइट की बात करते हैं हम, सपोज हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट में भी दो कंडीशन, या तो व्यक्ति जो है टॉल हो जाएगा, नहीं तो ड्वार्फ हो जाएगा, यानी नाटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही बोलता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। सेम जीन हाइट है, इसका अलग अलग रूप। हाइट है तो टॉल हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, या तो लंबा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा। हाइट की जगह अगर हम कलर लिख देते हैं तो या तो व्हाइट होगा, नहीं तो डार्क होगा। अलील समझ में आ गया? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड अलील। अब होमोजाइगस कहते किसको है और हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं? होमोजाइगस में बोलता है कि एन ऑर्गेनिज्म विद टू सिमिलर अलील्स ऑफ ए कैरेक्टर। दो सिमिलर अलील्स, हाइट के लिए अलील दो है ना, एक टॉल के लिए, एक ड्वार्फ के लिए। तो वही बोलता है कि दो सिमिलर अलील्स यानी अगर हाइट में अगर बात की जाए तो या तो पूरा टॉल हो जाएगा, नहीं तो पूरा ड्वार्फ हो जाएगा, या तो पूरा टॉल हो जाएगा, नहीं तो पूरा ड्वार्फ। दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। इसका जब जेनोटाइप आप देखिएगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखिएगा, तो कैपिटल टी नहीं तो स्मॉल टी। दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा क्या कि इसमें एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। An organism with two similar alleles, an organism with two similar नहीं dissimilar, गलती से लिखा गया, dissimilar alleles of a character produces two type of gamete of that character। हम बोल ही रहे थे कि अगर हाइट की बात आएगी तो दो तरह के ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस दो तरह के कैरेक्टर बन सकते हैं हाइट में। या तो अगर ये वाला जिस स्पर्म में ये वाला जीन जाएगा, उस स्पर्म से अगर कोई जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद बेबी बनता है, तो उसका हाइट टॉल होगा, कैपिटल टी है क्योंकि टॉल होगा। अब जिस स्पर्म से सपोज मान लीजिए कि ये वाला स्मॉल टी वाला जो जीन है वो स्पर्म में गया ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, और जिस स्पर्म में ये वाला जीन है और उस स्पर्म से अगर जाइगोट बना और जाइगोट के बाद बेबी फॉर्म्स हुआ, तो बेबी का जो हाइट होगा वो ड्वार्फ होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो वही बोल रहे हैं कि दो अलग अलग अलील है एक सेम कैरेक्टर के लिए। यहां क्या था? दो सिमिलर था किसी कैरेक्टर की, या तो कैपिटल टी होगा, या तो टॉल होगा, नहीं तो फिर ड्वार्फ होगा, स्मॉल टी। कोई दिक्कत? अब देखिए फेनोटाइप और जेनोटाइप। फेनोटाइप कहते किसको है? कहता है कि एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर ए कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए
जो कि एक्सटर्नल हो या मॉर्फोलॉजिकल हो। मॉर्फोलॉजिकल करने का मतलब है कि बाहरी से, रूप से, या बाहरी से या रूप से जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है किसी कैरेक्टर के लिए, वो उसको फेनोटाइप बोलते हैं। सपोज मान लिया जाए कि आप देख रहे हैं किसी को भी कि या तो लंबा है नहीं तो नाटा है, ये बाहर से आप देख रहे हैं कि लंबा है कि नाटा है, यही हो गया फेनोटाइप। और जेनोटाइप में होता क्या है कि कौन सा जीन आया है इसके अंदर। जैसे में अगर लंबा है तो जाहिर सी बात है कैपिटल टी आएगा, तो कैपिटल टी हो जाएगा इसका जेनोटाइप। और जो लंबा और बाहर जो आपको दिख रहा है वो होगा फेनोटाइप। जेनोटाइप में क्या बोलता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए कैरेक्टर। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन सा जीन आया है उस कैरेक्टर के लिए, वो उसका जेनोटाइप हो जाएगा। सपोज अगर कोई लंबा व्यक्ति हुआ तो उसमें ये वाला आएगा, और अगर कोई नाटा आया तो स्मॉल टी आएगा। ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आदमी लंबा है और नाटा है जो आपको दिख रहा है, तो वो इसका फेनोटाइप कैरेक्टर हो जाएगा। और इसमें इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जेनोटाइप हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, कल सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको ये टॉपिक से दिक्कत है, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे।